डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर है, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स, जो पेपर का नाम है और ये पेपर फर्स्ट है। इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो अमेरिका में संघ व्यवस्था, द यूएसए फेडरल सिस्टम। इस संघ व्यवस्था के बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। अमेरिका में संघ व्यवस्था के लक्षणों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो है अमेरिका की जो संघ व्यवस्था है, संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की वृद्धि किस प्रकार से हुई, या केंद्रीयकरण की वृद्धि के प्रमुख ऐसे कौन से कारण हैं, उनकी व्याख्या आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अमेरिका में जो संघ व्यवस्था है, उस संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण यानी कि एक व्यक्ति केंद्र के हाथ में सत्ता के प्रमुख कारण निम्न है। जैसे नंबर 1, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन। तो इससे स्पष्ट हुआ कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण अमेरिका में संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की वृद्धि हुई। कैसे हुई? इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि जब वहाँ संविधान बना, यानी कि अमेरिका में जब संविधान बना था, तो उस समय अमेरिका एक ग्रामीण समाज था और वहाँ के लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे और उनकी दूरी भी एक प्रकार से अधिक थी, यानी कि दूरी एक दूसरे से पृथक बहुत दूर रहते थे और उनकी आवश्यकताएं जो थी वो भी सीमित ही आवश्यकताएं उस समय थी, जो राज्य सरकारों द्वारा पूरी हो जाती थी। यानी कि राज्य सरकारें उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर लेते थे क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सीमित थी। परंतु बाद में धीरे धीरे जब वहाँ औद्योगिकीकरण का युग प्रारंभ हुआ, तो उस युग में व्यापार, यातायात, संचार के जो साधन हैं, इनमें वृद्धि हुई। जब इनमें वृद्धि हुई तो औद्योगिकरण के सामने अनेक समस्याएं पैदा हो गई और उन समस्याओं का सामना करने में जो राज्य की सरकारें थी वो अपने आप में असमर्थ सिद्ध हुई। जब वो असमर्थ सिद्ध हुई तो राष्ट्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संभालने के लिए और व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने की जिम्मेदारी अपने आप संभाल ली। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रीय सरकार अत्यधिक कार्य करने लग गई। इसलिए अमेरिका में संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की वृद्धि हुई, अर्थात सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कारण। दूसरा एक कारण ये भी कह सकते हैं कि संघ व्यवस्था में केंद्रीकरण की वृद्धि का, कि निहित शक्तियों के सिद्धांतों के कारण भी केंद्रीकरण में वृद्धि हुई। वो कौन कौन से निहित शक्तियों के सिद्धांत हैं? जैसे आपको बताया जाए कि अमेरिका का जो संविधान अत्यंत संक्षिप्त है, मैंने आपको पहले ये बातें बताई, उसमें कोई विस्तार की बातें नहीं हैं। सन 1719 में हैमिल्टन ने ये सुझाव दिया था वहाँ पर कि एक बैंक स्थापित किया जाए और
इस बात का विरोध जेफरसन और उनके अनुयायियों ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संविधान द्वारा इस प्रकार की शक्ति नहीं दी गई है। हैमिल्टन और उनके समर्थकों ने कहा कि यह ठीक है कि इस प्रकार की कोई शक्ति स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नहीं दी गई, परंतु ऐसा करने की शक्ति उन शक्तियों में छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि संविधान में कांग्रेस को राष्ट्रीय वित्त और मुद्रा तथा नोट का नियंत्रण दिया गया है और यह कहा गया है कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को दी गई शक्तियों का कार्यान्वयन करने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों को कानून बनाने का अधिकार है। कुछ समय के पश्चात निहित शक्तियों के सिद्धांतों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। तो मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मैकोलस बनाम मैरीलैंड के वाद में निहित शक्तियों के सिद्धांतों को मान्यता दे दी। वो निहित शक्तियां कौन सी हैं? केवल वही निहित शक्तियां जो संविधान द्वारा संघीय सरकार को प्रदान की हुई शक्तियों के साथ साधनों के रूप में संबंध है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि संविधान ने कांग्रेस को विदेशों के साथ वे परस्पर राज्यों के व्यापार का प्रबंध करने की शक्ति दी गई है, पर व्यापार शब्द बड़ा व्यापक है। उसके प्रबंध के लिए बैंक प्रणाली, यातायात, संचार इत्यादि अनेक विषयों का प्रबंध भी उसे अपने हाथों में लेना आवश्यक है। तो अतः इससे संबंधित शक्तियों के लिए यह उचित है कि उन्हें व्यापार के प्रबंधन की शक्ति में निहित माना जाए। इसी आधार पर कांग्रेस को रेल व सड़क के यातायात, टेलीग्राम, टेलीफोन की कंपनियां, वायुसेना, रेडियो, बैंक प्रणाली इत्यादि संबंधित शक्ति प्राप्त है, क्योंकि ये सब व्यापार के प्रबंधन के शक्ति के अंतर्गत ही निहित शक्तियां हैं। तीसरी बात गृह युद्ध कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी और दक्षिण राज्यों में सन 1861 से 65 तक हबसियों की मुक्ति के प्रश्न पर गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर हुआ। इससे भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हो गई। गृह युद्ध के कारण भी उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई। तीसरा, न्यायिक निर्णय के कारण। चौथा, राज्यों को अनुदान के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में, वैज्ञानिक खोजों के संदर्भ में, संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में केंद्र के प्रति जनता का सम्मान जो था, सम्मान किस तरीके से था कि जनता के हृदय में राष्ट्रीय सरकार के प्रति अधिक सम्मान की भावना पैदा हो गई। सन 1930 का जो आर्थिक संकट था, आर्थिक संकट के समय राज्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे थे। आप सभी को मालूम होगा, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो रूजवेल्ट सरकार ने देश को आर्थिक संकट से निकालकर पुनर्निर्माण के मार्ग पर एक प्रकार से आरूढ़ किया, चले वो लोग। तो जनता की रुचि, वो आस्था के कारण क्या हुआ कि केंद्र के लिए अधिकांश शक्तियां प्राप्त हो गई, या वो प्राप्त करता जा रहा था तथा वह शक्तिशाली होता जा रहा था। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि केंद्र के प्रति जनता का जो सम्मान था, जनता के हृदय में राष्ट्रीय सरकार के प्रति जो भावना थी, जो एक सम्मान की भावना थी, उस सम्मान की भावना के कारण भी एक प्रकार से केंद्रीयकरण में वृद्धि हुई। तो निष्कर्ष रूप से क्या कहा जा सकता है कि अमेरिका में केंद्रीयकरण की ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति ने बहुत से लोगों के मन में ये संदेश पैदा कर दिया कि क्या अमेरिका अब भी संघराज्य है। ड्रमंड के शब्दों में आप कह सकते हैं, सच्चाई तो यह है कि अब भी हमारी संघ व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है और उसके पुनरुत्थान की अब उसी तरह आशा नहीं है जिस तरह सेब के फल को एक बार पेड़ से तोड़कर फिर से पेड़ पर लगाने की आशा नहीं की जा सकती। तो बहुत से लेखकों ने केंद्रीकरण को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है, अन्यथा राज्य संघ सरकार की एजेंसियां मात्र रह जाएंगी। ये सच है कि केंद्र की शक्तियों में वृद्धि हुई है, किंतु अमेरिका में संघवाद निष्प्राण नहीं हुआ है। अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य अब भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण संस्थाएं कही जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आज आपका टॉपिक था कि अमेरिका की संघ व्यवस्था में ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से केंद्रीकरण में वृद्धि हुई है, इन सब का उल्लेख आपके द्वारा आपको मैंने बताया। आज अपना ही
आज इतना ही। कल जो आपका टॉपिक प्रारंभ होगा वो अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि द यूएसए ऑफ द प्रेसिडेंट, इसका राष्ट्रपति पद का क्या महत्व है, क्या उसकी शक्तियां हैं, किस प्रकार से उसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकार के संदर्भ में, राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति के बारे में, या राष्ट्रपति का वेतन और उसकी सुविधाएं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।